लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो करने जा रहा है उसका मतलब यह है कि एक किसी मुल्क का रसूख आईसीसी के ऊपर ख़त्म हो। 8 फरवरी से पहले शायद अचकज़ई साहब की मुलाकात भी प्राइम मिनिस्टर साहब से हो। सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ चल रहा है इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम इसको इंडोर्स करते हैं। पाक फ़ौज हमारी फ़ौज है और खान साहब भी समझते हैं कि ये फ़ौज हमारी फ़ौज है। सिर्फ एक सिटी में ये फेस्टिविटी हो रही है तो बाकी तो पूरा पंजाब आपके पास अवेलेबल होगा एहतजाज के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे बढ़कर जो है वो पाकिस्तान की जानिब से भारत के साथ जो है वो वर्ल्ड कप ना खेलने का वाज़े ऐलान है। यानी पाकिस्तान ने जो है वो भारत को जंग के बाद जो है वो खेल के मैदान में भी जो है वो सबक सिखाने का जो है वो तहैया कर लिया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके अलावा जनाब कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ आज जो है वो इमरान खान के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला करने वाली है। इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई क्या वो खान साहब से मिलने जा रहे हैं। कुछ और डेवलपमेंट हैं जिन पर हम बात करेंगे और इन तमाम इनसाइट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सना मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। तो जनाब हमने जो है वो भारत को एक दफ़ा पहले तो सबक सिखाया था, अब जो है वो उनको उनके एटीट्यूड को ठीक करने के लिए जो बुली एटीट्यूड है बीसीसीआई का वो हमें जो करवाना है। कल मैं देखी थी नजम सेठी ने जो है वो इंटरव्यू दिया एक इंडियन टीवी चैनल्स को। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पे कैबिनेट को बता दिया कि हम मैच नहीं खेलेंगे। पहले सिर्फ ट्वीट किया था हुकूमत पाकिस्तान ने, अब वाज़ेह ऐलान भी आ गया। वहाँ से जो इंडियन जो एंकर्स हैं उनका ये था कि जी ये तो बांग्लादेश का मामला था, आप लोगों को तो कोई इशू ही नहीं था जो आप लोगों ने खड़ा कर लिया है। जिस पर नजम सेठी ने आई गेस कि बहुत अच्छा पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो वहाँ रखा। उन्होंने कहा जी बीसीसीआई का जो दोहरा मयार है, जो उसकी एक जानिबदार फैसले हैं या जो उसका बुली अंदाज़ है, उसको ठीक करने का यही सही टाइम है। और हम सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही नहीं खड़े हैं, हमारे साथ दीगर बोर्ड्स भी हैं और पस पर्दा की चीज़ें चल रही हैं। आप इस सब चीज़ को कैसे देखती हैं? पाकिस्तान का डिसीजन तो बहुत अच्छा है लेकिन आगे हम जो करना चाहते हैं भारत के साथ वो अचीव कर पाएंगे? मेरा ख्याल है जो हम अचीव करना चाहते हैं ये उसकी बिगनिंग है। उसकी वजह यह है कि नजम सेठी साहब जब खुद पीसीबी के चेयरमैन थे तो वो बहुत सी चीज़ें करना चाहते थे भारत को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, क्योंकि बीसीसीआई को जो अगर देखा जाए तो बीसीसीआई को जो लोग रन कर रहे हैं उससे हटकर आईसीसी के ऊपर खुद इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है। इंडियन जो लोग वहाँ अपॉइंटेड हैं उन्होंने बेसिकली आईसीसी को कठपुतली बना लिया है और ये अभी से नहीं बड़े सालों से है। अच्छा, अब इशू ये था कि बांग्लादेश या इस किस्म की जो दूसरी टीम थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने एक डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ था क्योंकि उसमें इंडिया की मोनोपोली मौजूद थी। लेकिन जब इंडिया का असर रसूख बांग्लादेश पर हटा है तो अब वो बहुत सी चीज़ों में वोकल हुए हैं। और इसके ऊपर मैं देख रही थी पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर बड़े मेम्स भी बने, पिक्चर्स भी आई कि किस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर बड़ा एक अच्छा तमाचा रसीद किया भारत के मुंह पे। ये इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि पाकिस्तान या बांग्लादेश के अलावा भी बहुत से ममालिक हैं जिसमें श्रीलंका भी शामिल है और 2-3 और मुल्क भी शामिल हैं। सिर्फ 2-4 मुल्कों को छोड़ के बहुत से मुल्क जो कि आईसीसी के अंडर काम कर रहे हैं उनको इंडिया का इन्फ्लुएंस और इंडिया का जो किरदार है, जो हटदर्मी है और जो डिसीजन मेकिंग में अपनी वो एक राय मुसल्लत करते हैं वो पसंद नहीं था। और दबे लफ्ज़ों को कहना चाहते थे, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत भारी फंडिंग आईसीसी को देता है और रेवेन्यू की सूरत में भी देता है, इसलिए आईसीसी में उसका इन्फ्लुएंस की वजह से लोग खामोश हो जाते थे। अब जब 2 मुल्क इकट्ठे हुए हैं तो बैक एंड के ऊपर और दूसरे ममालिक जिसमें श्रीलंका में फिर कहूँगी कि सरे फहरिस्त है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। किसी हद तक साउथ अफ्रीका भी और इंग्लैंड भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रिकेट जो कि उनकी पहचान थी बज़ाहिर तो उससे हाईजैक हो चुका है क्रिकेट और वो बहुत कहीं आगे जा चुका है। कुछ ऐसे ममालिक हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये शामिल है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो करने जा रहा है उसका मतलब ये है कि एक किसी मुल्क का रसूख आईसीसी के ऊपर ख़त्म हो। और ये ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को इस हवाले से ऑन बोर्ड पाकिस्तान ने नहीं लिया होगा, पाकिस्तान ने इसमें 100% ऑन बोर्ड उनको लिया है। और बाकी वो ममालिक जो कि एक रेजिस्टेंस रखते हैं या कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं इंडिया के साथ, उनको भी उनकी नॉलेज में ज़रूर है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने तौर पर यह सोचा है कि अगर हमें इस टूर्नामेंट से किसी स्टेज के ऊपर निकलना भी पड़े तो उसका जो बैकअप प्लान है वो पाकिस्तान में मोहसिन नकवी साहब डिस्कस कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, जिसमें डोमेस्टिक लेवल के ऊपर वो एक टूर्नामेंट सीरीज पूरी कंडक्ट करवाना चाहते हैं। वो जस्ट इन केस कि अगर एक तरफ आईसीसी की ट्रॉफी चल रही होगी तो पाकिस्तान अपने पास क्या काम करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी बांग्लादेश को वापस लेगा, लेकिन एक जो नुकसान आईसीसी को होगा वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच से होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो डिमांड रखी है कि आप बांग्लादेश को या तो वापस लेके आएं या फिर हम मैच नहीं खेलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बांग्लादेश को वापस लेके आएंगे और पूरा वेन्यू तब्दील करेंगे। उसमें इवेंचुअली ये होगा कि जो उस पूरे टूर्नामेंट की हाईलाइट है पाकिस्तान इंडिया का मैच, वो लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ये रियलाइज़ करवाएगा कि हम आईसीसी में अगर खेल रहे हैं तो हम आपकी टर्म्स
टर्म्स एंड कंडीशंस पर नहीं खेलेंगे। आपको ममालिक की जो अपनी कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा लेट हुआ। अगर ये ममालिक पहले ही इंडिया के खिलाफ इकट्ठे हो जाते तो शायद आज इस मुकाम के ऊपर हम नहीं होते। लेकिन इसमें बहुत बड़ा किरदार बांग्लादेश के उस सिनेरियो का था जो वहाँ पर अभी पावर की तब्दीली हुई है, वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। तो जो छोटे ममालिक हैं वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अब हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाला कोई मुल्क मौजूद है। पहले अकेला पाकिस्तान बोल रहा होता था, लेकिन अब उसमें बहुत से ममालिक इकट्ठे हो गए। और इसमें एक चीज़ ज़रूर है, मोहसिन नकवी साहब से तमाम इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का जो एक आवाज़ है वो आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई है, जो उनसे पहले के जो चेयरमैन थे सो कॉल्ड, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये काम कर सके। तो इसका क्रेडिट तो उनको जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल खबरों की तरफ। आज थर्सडे फिर अडयाला मुलाकात का होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुलाकात तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक वफाकी वजीर भी टॉक शो में कह रहे थे कि 8 फरवरी के बाद ही होंगी अब जो मुलाकातें होंगी। वैसे तो बड़े वो ऑप्टिमिस्टिक अंदाज में कहते हैं जी हो जाएंगी, इतनी फिक्र की क्या बात है। लेकिन तहरीक इंसाफ आज जो है वो तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन और तमाम जो रुकन हैं, जो रहनुमा हैं, वो एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, बड़ा फैसला करने वाले हैं। और वो खान साहब की अल-शफा में मुंतकली के हवाले से है। इस तरह के कोई इकदाम या प्रोसीजर का वो आगाज़ करना चाहते हैं, क्या वो कर भी सकते हैं कि नहीं? तो ये मेरा सवाल है। दूसरा ये कि पिछले दिनों देखा था महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी उनकी सेहत के हवाले से वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। तो कहीं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कुछ इस किस्म की कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ रिलीफ खान साहब को मिलेगा, या उनकी सेहत के हवाले से एटलीस्ट जो र्यूमर्स हैं वो हो जाएंगी? अच्छा, वैसे तो मिनिस्टर्स की बात के ऊपर इसलिए मैं भरोसा उतना नहीं करती हूँ, क्योंकि अमेंडमेंट से एक दिन पहले तक भी मिनिस्टर्स यही कह रहे होते हैं कि कोई ऐसी अमेंडमेंट आ नहीं रही है। जब खान साहब की आँख की तकलीफ थी तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने उसको कबूल कर लिया। ये एक ऐसी लाहासिल एक्सरसाइज थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप फ्रॉम डे वन भी ये चीज़ क्लियर कर सकते थे, लेकिन फॉर सम रीज़न वो एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट करते हैं जिसमें लोगों को पहले से पता होता है कि हो क्या रहा है। अब जहाँ तक बात है मेरा ख्याल है डायलॉग की, तो सिर्फ ख़त जो लिखा गया है महमूद अचकज़ई साहब की तरफ से, वो किसी ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा कि आजकल खतूत का ज़माना नहीं है, आजकल तो लोग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देते हैं, फिर अचकज़ई साहब को क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि ख़त लिखें। तो मेरा ख्याल ये है कि वो ख़त इसलिए लिखा गया कि उसकी तशहीर हो कि अपोजिशन के नुमाइंदे की तरफ से एक ख़त लिखा गया है, बल्कि अपोजिशन लीडर की तरफ से। अब उसमें क्योंकि अचकज़ई साहब के बड़े पुराने मरासिम हैं नवाज़ शरीफ साहब से, और फिर उनकी वजह से शहबाज शरीफ साहब से, तो जो वो ख़त है उसको एड्रेस ज़रूर किया जाएगा। और मेरा ख्याल ये है कि 8 फरवरी से पहले शायद अचकज़ई साहब की मुलाकात भी प्राइम मिनिस्टर साहब से हो। और बुनियादी तौर पर देखें, ऐसा नहीं है कि उसमें वो खान साहब की डिमांड करेंगे कि खान साहब को आप रिहा कर दें, लेकिन जो लोग हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि उसमें मोस्ट प्रोबेबली वो ये बात करने जाएंगे कि आप अपोजिशन को अपोजिशन का स्पेस दें, उनको एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए, पुरम तरीके से एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं अपोजिशन को भी सिस्टम में कंपनसेट करने की ज़रूरत है। लेकिन शायद उसमें खान साहब के हवाले से बहुत डायरेक्ट अप्रोच नहीं होगी कि आप खान साहब को रिहा कर दें, लेकिन शायद किसी हद तक ये बात हो सकती है कि अगर वो बीमार है तो उनको मेडिकल असिस्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि जो लेटर का भी एक वो है ना, क्योंकि जो लेटर उन्होंने लिखा है उसमें ये इस पे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि खान साहब की सेहत डिस्कस ना हो, लेकिन उनकी रिहाई से मुतालिक बात नहीं होगी। और ये तो पीटीआई के लोग खुद भी कह रहे हैं कि हम खान साहब की रिहाई नहीं चाहते। फिर इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये भी है कि अगर खान साहब रिहा हो जाते हैं, फ़र्ज़ कर लें अगर हम कि खान साहब को रिहा करने की वो बात करते हैं, तो फिर अचकज़ई साहब की स्टैंडिंग क्या रह जाएगी? फिर अचकज़ई साहब की सियासत तो नहीं होगी, क्योंकि अगर खान साहब बाहर आएंगे तो अपोजिशन लीडर तो अचकज़ई साहब नहीं रह सकते हैं। तो खैर वो एक उस पोस्ट के लिए भी शायद ख्वाहिशमंद नहीं होंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वो सिर्फ ये ज़रूर चाहेंगे कि खान साहब के लिए इस हद तक रिलीफ हो कि उनको मेडिकल असिस्टेंस मुकम्मल मिले, और लोगों को उनसे मुलाकात की इजाज़त हो, उनकी फैमिली को उनसे मुलाकात की इजाज़त हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो भी सो कॉल्ड एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है एहतजाज 8 फरवरी के हवाले से और आगे जो भी उनके साथ किया जा रहा है, उसमें किसी हद तक जो है वो लीनियंसी का एक एलिमेंट आना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी उम्मीद बंदी थी कि शायद मुज़ाकरात की राह हमवार हो। लेकिन कुछ ऐसे बयानात और इक़दामात हुए पीटीआई की तरफ से जिसमें सोहेल आफरीदी साहब ने भी बड़ा किरदार अदा किया, और उसके ऊपर सुना यह है कि जो उनकी अपनी पार्लिमानी कमेटियों की मीटिंग्स हो रही हैं, पार्टी मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें आफरीदी साहब और जुनेद अकबर साहब के दरमियान भी बड़ा ये मसला हुआ कि जी हमको किस किस को जवाबदेह होना है। मतलब वो एक बड़ी मशहूर लड़ाई भी हुई शाहिद खटक साहब और इन तमाम लोगों की कि भाई इतने ग्रुप बन चुके हैं कि अब हर ग्रुप को एंटरटेन नहीं किया जा सकता, तो पार्टी में एक यूनानिमस आवाज़ होनी चाहिए। लेकिन असल मसला ये है कि वो यूनानिमस आवाज़ मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब की एब्सेंस में बन सकेगी। ये ज़रूर होगा कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ हद तक नरमी का रवैया किया जाए, लेकिन अब ये उस पर डिपेंड करता है कि क्या लेन देन होता है। इसमें एक ही शायद गवर्नमेंट की डिमांड हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एहतजाज से या तो पीछे हटे या उसमें कुछ नरमी पैदा करें।
जो कि बुनियादी मकसद है पीटीआई से सरफ नज़र करने का, या जो गवर्नमेंट नॉन इंटरेस्टेड बिहेवियर शो कर रही है, तो वो शायद बात हो सकती है। लेकिन आई थिंक इट बहुत हद तक डिपेंड करता है कि अजगज़ई साहब किन पॉइंट्स को लेके जाते हैं और पीटीआई क्या उन तमाम पॉइंट्स को ओन भी करती है या नहीं करती है। देखिए, अब अगर पिछले कुछ दिनों में देखें तो जो सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 ऐसी चीज़ें हुई जिससे पार्टी ने ऑफिशियली अपने आप को डिसओन किया, जो पहले नहीं होता था। पहले हमें याद है कि जब सोशल मीडिया के मुख्तलिफ इंटरनेशनली जो अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं उनसे कुछ ट्वीट्स आते थे तो पार्टी उनको ओन भी करती थी, उनको स्प्रेड किया जाता था। लेकिन अगर आप देखें कि बलूचिस्तान के ऊपर जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के ऊपर जो कुछ हेट्रेड कैंपेन चलाई गई, शेख वकास अकरम साहब ने कैटेगोरिकली ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ चल रहा है इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम इसको इंडोर्स करते हैं। पाक फौज हमारी फौज है और खान साहब भी समझते हैं कि ये फौज हमारी फौज है। तो अगर उन्होंने कैटेगोरिकली ये लिखा है कि हम इससे अपने आप को डिसोसिएट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पार्टी में ये तब्दीली आई है कि आपको उन तमाम चीज़ों को रद्द करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ये कोई एक टाइम की नहीं है, ये एक पॉलिसी चेंज है जो कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत पीटीआई एक्सेप्ट कर चुकी है कि इन तमाम चीज़ों से अगर हम उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को रोक नहीं सकते हैं तो कम से कम हमें उनसे अपने आप को कनेक्ट करना होगा। और मेरा ख्याल है कि ये एक शुरुआत है। अब जो भी चीज़ें इंटरनेशनली सोशल मीडिया के अकाउंट से आएंगी, मेरा ख्याल है कि पार्टी A to Z इसको डिसोन करेगी और साथ में ये भी एड्रेस करेगी कि पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको उसके साथ कनेक्ट ना करें। अच्छा सना, ये इसी बात से ये मेरा अगला सवाल भी कनेक्ट होता है कि जो इनके बेटे हैं इमरान खान के, कासिम खान, उन्होंने एक बार फिर ट्वीट किया और उनके ट्वीट का अगर लुब्बे लुबाब मैं बताऊं तो वो एक शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि वो उनके भाई जो हैं वो अपने वालिद की सिचुएशन के हवाले से काफ़ी फिक्रमंद है और पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी में उनकी जो वीज़ा प्रोसेस है वो ताख़ीर का शिकार है। तो अगर जहाँ पीटीआई अपने आप को आप कह रही हैं चेंज आ रहा है, तो हो सकता है इनको भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान का वीज़ा मिल ही जाए, ये वो आना भी चाहते हैं कि नहीं? ये इसमें भी बहुत बात होती है ना, कहते हैं कि सिर्फ ट्वीट की हद तक है, इंटरव्यूज़ की हद तक है, वो खुद ही नहीं आना चाहते। हाँ, नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें तो पहले जमाइमा साहिबा ने भी ये बात मेरा ख्याल है ट्विटर पे लिखी थी, एक्स पे, कि बच्चे उनसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। फिर उसके बाद ये पूरे प्रोसेस गई। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने उसी वक्त एक स्टेटमेंट दे दिया था कि जी अगर आप पाकिस्तान आना चाहते हैं वालिद से मिलने तो आपको कोई मना नहीं है, आप आके अप्लाई करें। और आई थिंक उन्होंने अप्लाई किया भी होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब उनके पाकिस्तान में मौजूद अहल खाना उनसे मिल नहीं पा रहे हैं तो उनके बेटे कैसे मिलेंगे? पाकिस्तान में मौजूद अहल खाना का मसला ये है कि वो अभी भी उसी तरीके से एग्रेसिव स्टांस तैयार किए हुए हैं, करते हैं ना बाहर आके। ये तो नहीं, मेरा ख्याल है कि ये क्योंकि बाहर से आएंगे और इनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि बाहर इस किस्म का माहौल नहीं होता कि आप किसी मुजरिम के साथ गुफ्तगू करने के बाद बाहर आके पॉलिटिकल कन्वर्सेशन करें, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि उस प्रोसेस को जानबूझ कर डिले किया जा रहा है या फिर वो इंटेंशनली इतना प्रोसेस, मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रोसेस इतना टाइम लेता है। लेकिन गवर्नमेंट मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए ये फैसला कर रही है कि आया उनको ये कितनी जल्दी मुलाकात की, क्योंकि एक तरफ यहाँ बैठे हुए लोगों को मुलाकात की इजाज़त नहीं है, दूसरी तरफ बाहर से आए हुए लोगों को अगर आप मुलाकात की इजाज़त देंगे तो ये एक अलग बहस छिड़ जाएगी कि आखिर आपने उनको तरजीह क्यों दी। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट भी थोड़ा सा वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार की हुई है कि देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से अपना डायरेक्शन को वज़ा करती है। और उसके लिए 8 फरवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की बार बार ये ख्वाहिश है कि 8 फरवरी के दिन कोई ऐसी सिचुएशन ना हो। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड पंजाब ने प्ले किया है बसंत का कलर दे के, ये भी कि एक तरफ वहाँ पर गहमा गहमी होगी, लोग उसको इंजॉय करेंगे या लोग आके बसंत को इंजॉय करेंगे, बसंत के साथ या आप जल्द से एहतजाज को इंजॉय करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक इम्तिहान होगा लाहौर के लोगों के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है इसको इतना एट लाहौर में तो नहीं होगा। मेरा ख्याल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें कि एक तरफ हम पूरे पंजाब की बात तो नहीं कर रहे, सिर्फ एक सिटी में ये फेस्टिविटी हो रही है, तो बाकी तो पूरा पंजाब आपके पास अवेलेबल होगा एहतजाज के लिए। तो चलिए, अगर आप लाहौर को माइनस कर दें तो फिर आप बताएं कि बाकी पंजाब में आपकी क्या सिचुएशन है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि पंजाब में भी बड़ी हद तक पीटीआई लोगों को निकालना दूर की बात है, लोगों को ज़्यादा प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व भी नहीं कर सकेगी। अच्छा सना, मेरा लास्ट सवाल इसी से आगे की कंटिन्यू है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि बसंत को प्रोटेसाइज कर दिया गया है, बसंत तो फेब के एंड में होती है, मार्च के स्टार्ट में होती है, बाहर से लिंक है इसका, लेकिन हमारे एहतजाज के डर से पंजाब हुकूमत चाहती है कि एटलीस्ट लाहौर में ये एक्टिविटी ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हम ये भी देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि शायद 8 से पहले ही हम छोटे मोटे एहतजाज शुरू कर दें, ये शेख वकास अकरम का कहना है। और KPK और पंजाब बॉर्डर के बंद होने की भी कोई कंसेंसस की बात चल रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बॉर्डर शॉर्डर बंद करने से वो क्या ही एहतजाज रिकॉर्ड कर देंगे और हर चौक डी चौक कुछ मतलब ये KPK में नारे भी लग रहे हैं। और शायद खट्टर जो है वो कल कह रहे थे इस दफ़ा अगर हम आएंगे भी तो हम गोलियां खाने नहीं आएंगे। वफाकी गुजरा कह रहे हैं इस दफ़ा कोई डी चौक नहीं होगा। तो ये कबलस वक्त है ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करना या सिर्फ
नहीं, आई थिंक ये सिर्फ हाइप क्रिएट करने की बात है। Okay. देखिए, एक तरफ हुकूमत भी बड़ा ये बता रही है कि हम आपको ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, दूसरी तरफ पीटीआई कह रही है हम भी इस मरतबा जो है वो आपको नाको चने चबाएंगे। ये तमाम चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल एक टेम्परेचर बिल्डअप करने के लिए, पॉइंट स्कोरिंग की। लेकिन पीटीआई बड़ी अच्छी तरह जानती है कि इस मरतबा उस हॉल में आप टीटीपी के लोगों को छुपा कर नहीं ला सकेंगे, चाहे वो उसको ओन करें या ना करें पीटीआई वाले, लेकिन वो मौजूद थे। तो एक तो ये कि ये इस मरतबा हुकूमत की तरफ से बड़ा स्ट्रिक्टली चेक किया जाएगा इस चीज़ को कि आया कौन लोग हैं जो कि उनके साथ हैं। फिर जो इटसेल्फ पार्टी का वर्कर है वो भी बहुत सोच समझ के कदम उठाएगा, क्योंकि उनको पिछले वाले जो 26 नवंबर हुआ, 9 मई हुआ, उनको उन तमाम लोगों का हाल याद है। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही सोच समझ के पीटीआई का वर्कर कदम उठाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि कहा यह जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो होंगी ये सिर्फ केपी की हद तक ही होंगी। केपी में शायद हम देख लेंगे किसी हद तक कोई बड़ा जलसा हो जाए या जगहों मुख्तलिफ बड़े शहरों में कोई इज्तिमा हो जाए, लेकिन इसके अलावा बाकी सूबों में कुछ भी होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रोडिक्शन तो अपनी जगह, लेकिन जो इस वक्त का सिनेरियो है, जो लोगों का एक इंटरेस्ट है, वो भी इस चीज़ को डायनामिक को बता देता है। आफरीदी साहब ने पूरा टूर किया पंजाब का, सिंध का, उसमें जो लोगों का इंटरेस्ट था उससे वाजे हो गया कि लोग कितना इसके लिए विलिंग है। तो मेरा ख्याल है कि इसका जो पूरा शोकेस होगा वो शायद केपी से ज़्यादा नहीं हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच।